चलो नेक्स्ट तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप देखो इसमें डायरेक्टली आप तो पहले नाम याद रखो, हेडिंग तो इंडिविजुअली आप करोगे तो ठीक है, आप पहले डायरेक्टली नेम याद रखो कि सबसे पहला जो है वो नेचर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का नेचर क्या है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट क्या है उस पर डिपेंड करता है। सरफेस एरिया कितनी है रिएक्टेंट की उस पर डिपेंड करती है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट उस पर डिपेंड करती है। कैटलिस्ट, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये 7 डायरेक्ट फैक्टर ऐसे हैं जो किसी भी रिएक्शन के रेट को इफेक्ट डाल सकते हैं। तो पहले 7 का नाम डायरेक्ट याद रखिए, हो सकता हो आपसे पूछ लें कि मेंशन द फैक्टर अंडर विच द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड, तो आपको हो सकता हो एक्सप्लेन ना करना रहे, खाली बस 7 का नाम लिखना रहे, तो वो आप एज इट इज नाम लिख के चले आएंगे। अब एक एक का पहले समझो कि क्या है। सबसे पहला है आपका नेचर ऑफ रिएक्टेंट। आप रिएक्टेंट लेते कैसे हैं, तो 2 तरीके के रिएक्टेंट हो सकते हैं। पहला रिएक्टेंट आपका हो सकता है आयोनिक, या तो आप आयोनिक रिएक्टेंट लीजिए और या तो आप कोवैलेंट रिएक्टेंट लीजिए। अब देखो आयोनिक रिएक्टेंट हमको पता है, आयोनिक रिएक्टेंट में प्लस होगा और माइनस होगा, और प्लस माइनस के बीच में एक फोर्स होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत तेज लगता है, इतना तेज लगता है कि इतनी तेज ये रिएक्शन हो जाएगा कि आपको रेट निकालने का मौका ही नहीं मिलेगा। और वैसे भी आपने ये कहा था कि आयोनिक रिएक्शंस का रेट आप कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत तेज होता है। दूसरा आता है कोवैलेंट, तो कोवैलेंट में 2 स्टेप होता है। एक बार आपका बॉन्ड टूटता है, मतलब आपका बॉन्ड ब्रेक होता है तो टूटने में कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद फिर आपका बॉन्ड जुड़ेगा, बॉन्ड फॉर्म होगा, तो बॉन्ड तोड़ने में और जोड़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उतना आपके पास टाइम होता है कि आप उस कोवैलेंट वाले रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर लें। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका होमोजीनियस रिएक्टेंट। होमोजीनियस रिएक्टेंट का मतलब देखो, समझो एग्जाम्पल समझो, क्योंकि एग्जाम्पल नहीं लिखे हो तो उसमें समझो। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये गिव्स करेगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स, ये करेगा आपको NH3। अब ध्यान से देखो, कार्बन का नेचुरल स्टेट क्या मिलेगा आपको, सॉलिड। ऑक्सीजन का नेचुरल स्टेट गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड का नेचुरल स्टेट गैस है। नाइट्रोजन का नेचुरल स्टेट गैस, हाइड्रोजन का नेचुरल स्टेट गैस, अमोनिया का नेचुरल स्टेट गैस। अब देखो इसमें रिएक्टेंट, दोनों रिएक्टेंट गैसेस में है, इसमें एक रिएक्टेंट गैस में है और एक रिएक्टेंट सॉलिड में है। तो आप बताइए किसमें स्पीड ज़्यादा तेज होगी, होने का स्पीड किसमें ज़्यादा तेज होगा भाई, गैस। अब ये मत रखो कि गैस में, काम यहाँ करना है जिनका नेचर सेम है, तो सेम नेचर वालों का रिएक्शन जल्दी होगा। और इसका भाई ये सॉलिड है ये गैस है, तो थोड़ा इन दोनों को आपस में सेट होने में पहले क्या लगेगा, टाइम लगेगा ना। जैसे अरेंज मैरिज शादी होती है तो कुछ दिन तक सेट होने में टाइम लग जाता है ना, जिंदगी चलती है। दादी बाबा, नाना नानी, मम्मी पापा की शादी अरेंज मैरिज ही हुई है तो कुछ दिन तक पहले सेट होने में टाइम लगता है। ठीक, जिनकी लव मैरिज होती है उनकी तो पहले से ही सेट रहती है, तो उनको ज़्यादा सेट होने में टाइम नहीं लगता है। तो अगर नेचर सेम है, अगर नेचर आपका सेम है तो रिएक्शन की स्पीड बहुत तेज होगी, अगर नेचर अलग अलग है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। तो होमोजीनियस रिएक्टेंट है, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, सेम टाइप ऑफ रिएक्टेंट। ये होमोजीनियस रिएक्टेंट हो गया क्योंकि दोनों गैस है, और ये हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट हो गया क्योंकि ये डिफरेंट टाइप है। तो अब इसका जो रिएक्टेंट की स्पीड होगी वो ज्यादा होगी कंपैरिजन टू इसके, यानी होमोजीनियस रिएक्टेंट की स्पीड ज्यादा होगी किससे, हेट्रोजीनियस से। ठीक, तीसरा रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। आपने बोला कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। अब आप बताइए, आपको रिएक्टेंट को कन्वर्ट करना है किसमें, प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट को स्टेबल होना है कि रिएक्टेंट को अनस्टेबल रहना है, रिएक्टेंट को अनस्टेबल होना पड़े, क्योंकि रिएक्टेंट ही तो आगे चल के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अगर रिएक्टेंट ही खुद स्टेबल हो गया तो रिएक्टेंट कन्वर्ट ही नहीं होगा प्रोडक्ट में ना। इसका मतलब है रिएक्टेंट का स्टेबिलिटी कम होनी चाहिए और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा। तो अगर रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी कम है, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा और आपको तेज मिलेगा। अब सोचो अगर उल्टा हो गया, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं है तो तुम किसी तरह से प्रोडक्ट बनाए थे, वो प्रोडक्ट वापस टूट गया,
तो उसकी स्टेबिलिटी नहीं है, बना रहे हो फिर टूट जा रहा है, बना रहे हो फिर टूट जा रहा है, तो स्टेबिलिटी नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन अगर तेज करना है तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए और रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी कम होनी चाहिए। समझ आया? नेक्स्ट सर फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। नेक्स्ट है आपका फिजिकल स्टेट। रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट क्या होना चाहिए? नॉर्मल सी बातें हैं, हमको पता है गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है और उसके बाद सॉलिड में होता है। तो अब ये बताओ, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में तो जगह ही नहीं है ना, तो वो मूव ही नहीं कर पाएंगे, तो रिएक्शन कैसे करेंगे? जब वो मूव ही नहीं करेंगे तो रिएक्शन कैसे करेंगे? जबकि गैसेस के पार्टिकल के बीच में स्पेस ज़्यादा है तो वो आराम से मूव कर सकते हैं और रिएक्शन कर सकते हैं। तो यानी कहीं भी अगर गैस है और कहीं भी अगर सॉलिड है तो गैस वाला रिएक्शन तेज से करेगा कंपैरिजन टू सॉलिड और कंपैरिजन टू लिक्विड। ठीक। नेक्स्ट है आपका सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। ये ज्यादातर सॉलिड के लिए है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया रखोगे उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, क्योंकि जितने ज्यादा सरफेस एरिया रखोगे उतना ज्यादा मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेशन में करेंगे और रेट ऑफ रिएक्शन ना। जैसे अगर मैं कहूं मैं इस मार्कर से बोर्ड को ऐसे टच करूं सिर्फ इतना, तो अब बताओ इतना अगर मैं टच किया हूं तो सिर्फ इतना ही मॉलिक्यूल तो पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन उसी मार्कर को मैं ऐसे ना रख के अगर उसी मार्कर को मैं ऐसे कर दूं तो अब बताओ सरफेस एरिया बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? अब इतने सारे मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट, तो जितने ज्यादा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज्यादा सरफेस एरिया, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। ठीक। नेक्स्ट इंटेंसिटी ऑफ लाइट। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो लाइट सेंसिटिव होते हैं। 10th क्लास में भी बेसिक पढ़ाया गया था फोटोकेमिकल रिएक्शन कि बहुत सारे केमिकल ऐसे होते हैं जिनको लाइट की प्रेजेंस में आप तोड़ देते हैं। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड इसमें से एक था, AgCl। उसको अगर आप AgCl को अगर आप सनलाइट देते हैं, अगर इसको आप सनलाइट देते हैं तो AgCl टूट जाएगा किसमें? Ag+Cl2। क्लास 10th में था, बेसिक रिएक्शंस था फोटोकेमिकल रिएक्शन में, कि बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो लाइट सेंसिटिव होते हैं। थोड़ा सा लाइट दोगे वो तुरंत क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। ठीक। यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जितना ज़्यादा, नंबर ऑफ फोटोन उतना ज़्यादा। अब ये नंबर ऑफ फोटोन क्लास 11th में था। देखो कॉमन समझो, पहले अगर ट्रक की हेडलाइट जलाई जाए और टॉर्च की हेडलाइट जलाई जाए, कौन सी ज़्यादा चुभेगी? क्योंकि ट्रक की लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ फोटान मतलब एनर्जी का पैकेट उसमें क्या है? ज़्यादा है। तो जिसमें नंबर ऑफ फोटान या एनर्जी के पैकेट ज़्यादा होंगे उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। अब आप बताइए ट्रक की लाइट का इंटेंसिटी ज़्यादा है कि सूर्य की रोशनी की इंटेंसिटी ज़्यादा है? सन की, क्योंकि नंबर ऑफ फोटान या नंबर ऑफ एनर्जी के पैकेट सन में ज़्यादा है, इसीलिए सन की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो जितना ज़्यादा इंटेंसिटी होगी लाइट की, इंटेंसिटी लाइट की ज़्यादा कैसे होगी? जितना उसमें नंबर ऑफ फोटान होंगे, और जितना ज़्यादा फोटान होंगे उतना जल्दी कंपाउंड टूटेगा, और जितने जल्दी कंपाउंड टूटेगा उतनी जल्दी रेट ऑफ रिएक्शन का आप कराएंगे, उतनी जल्दी उसके कंपाउंड का या रिएक्शन का क्या निकालेंगे आप? रेट निकालेंगे। ठीक। नेक्स्ट है आपका कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट दो तरीके के होते हैं। बेसिकली कैटलिस्ट दो तरीके के होते हैं। बोलो उसको। कैटलिस्ट आपके दो तरीके के होते हैं। कैटलिस्ट का काम होता है किसी भी रिएक्शन में स्पीड को अप करना और स्पीड को डाउन करना। वो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा भी सकता है और किसी भी रिएक्शन में स्पीड को घटा भी सकता है। तो दो तरीके के कैटलिस्ट होते हैं, एक होता है प्रमोटर कैटलिस्ट और एक होता है पॉइजन कैटलिस्ट। मतलब जो बढ़ाएगा स्पीड, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएगा वो प्रमोटर कैटलिस्ट, और जो घटाएगा वो पॉइजन कैटलिस्ट। अब जैसे तुमको घर से स्कूल जाना था, तो तुम आराम से निकले, तुम घर से निकले, पैदल निकले, तुमको 20 मिनट लग गया स्कूल पहुंचते, तो हम कहीं बड़ा लेट में पहुंचे हुए, तो हमने बस कुछ नहीं किया, तुम्हारे पीछे एक जर्मन शेफर्ड लगा दिया। अब जैसे जर्मन शेफर्ड लगाया, जो तुमको 20 मिनट लगता था तुम 8 मिनट में स्कूल पहुंच गए। तो अब इसका मतलब है तुम्हारी स्पीड उस जर्मन शेफर्ड की वजह से क्या हो गई? बढ़ गई ना। मतलब कि वो एक ऐसा मटेरियल, ऐसा लिविंग था जिसकी वजह से तुम्हारा स्पीड बढ़ गया। सेम ऐसे ही किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए यूज़ किया गया केमिकल सब्सटेंस मटेरियल को ही क्या कहते हैं? कैटलिस्ट कहते हैं। कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड को क्या कर देता है? बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक, ये कैटलिस्ट होता है। वो स्पीड बढ़ा भी सकता है, स्पीड घटा भी सकता है, बट आपके सिलेबस में अभी जितने भी कैटलिस्ट हैं सब के सब
बढ़ाने वाले, एक ही था घटाने वाला, तो वो जिस चैप्टर में था उस चैप्टर को ही काट दिया। जिग्नर-नाटा कैटलिस्ट था एक, तो उसने काट दिया है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो कैटलिस्ट इज सब्सटेंस विच स्पीड अप एंड डाउन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, समझा दिया, स्पीड अप भी कर सकता है, डाउन भी कर सकता है। इट्स सेट अप एन अल्टरनेट पाथ फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। देखो करना, अभी एक्टिवेशन एनर्जी है चैप्टर में, मतलब क्या है कि जब आप कोई भी काम विदाउट कैटलिस्ट करते हैं, जैसे आप कोई भी काम अगर विदाउट कैटलिस्ट करते हैं तो मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, एनर्जी डिमांड ज़्यादा होती है, लेकिन जब आप कैटलिस्ट यूज़ कर लेते हैं तो आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं सेव हो जाती है, वो एनर्जी कंज्यूम कर देता है। जैसे आप सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से कंपनी बाग तक जाना है पैदल, तो आप जाएंगे तो अरे ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लग जाएगा, जाते जाते आधा घंटा 40 मिनट लगे, पहुँच तो जाओगे। ये पहला था। दूसरे बार में हमने किया, हमने आपको साइकिल दे दी। अब आप बताइए आप किस में ज़्यादा थकेंगे, साइकिल वाले में थकोगे ज़्यादा कि पैदल वाले में थकोगे? पैदल। तो साइकिल जो आपको दिए हैं वो कहीं ना कहीं आपकी स्पीड को भी बढ़ा दिया और आपकी एनर्जी को भी कम कर दिया कि नहीं कर दिया? जो आप एनर्जी लॉस ज़्यादा कर रहे थे वो कम हो गया कि नहीं हो गया? तो जब कैटलिस्ट यूज़ होता है तो कैटलिस्ट यूज़ करने के दौरान रिएक्टेंट की जो एनर्जी होती है उसको क्या कर देता है, कम में काम निपटा देता है। जैसे जस्ट एग्जाम्पल, मान लो कोई रिएक्शन करवाना है, आप विदाउट कैटलिस्ट करवा रहे हैं, तो वो मान लो इतना एनर्जी लेगा, पूरा डिमांड, पूरा एनर्जी इतना हाई तक जा रहा है वो। दूसरे केस में आपने कैटलिस्ट यूज़ कर लिया, तो कैटलिस्ट यूज़ किया तो एनर्जी डाउन कर दिया, वो इतने में ही करा दे रहा है। तो विदाउट कैटलिस्ट एनर्जी की डिमांड ज़्यादा होगी, विद कैटलिस्ट एनर्जी की डिमांड कम हो जाती है। समझ आया? तो जब कैटलिस्ट यूज़ करते हो तो वो एक अलग रास्ता ही सेट कर देता है, एनर्जी कम कर देता है और आपको वहाँ अपनी जगह पर मंजिल पे जल्दी से जल्दी पहुँचा देता है। ठीक, तो ये ध्यान रखना। हालांकि एक्टिवेशन एनर्जी भी पूरे चैप्टर के लास्ट में पढ़ना है आपको। थर्ड है आपका टेम्परेचर। अच्छा, इनसे तो बहुत बार रूबरू हो चुके हो, ये नॉर्मल पता है। किसी भी रिएक्शन को अगर आप हीट कर देते हो तो ऑब्वियस है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। जैसे ही आप रिएक्शन को हीट करोगे तो रिएक्शन में जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट हो जाएंगे, उन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी और मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी तो उनमें रैंडम मोशन ज़्यादा होने लगेगा। अब रैंडम मोशन ज़्यादा होगा तो मेक श्योर है वो रिएक्शन भी जल्दी जल्दी और तेज करेंगे। वो जो टिक्की वाला होता है प्लेट, तवा जिसमें चाट बनाते हैं, प्लेट देखा ना, सोचो वो गरम गरम है, ले जाकर उस पर बैठा देंगे तो तुमको अभी देखो बैठते ही कूद पड़ोगे। क्यों? क्योंकि जैसे बैठोगे उस पर एनर्जी, टेम्परेचर तुरंत बढ़ेगा, सडन वो कूदो। तो ऐसे ही किसी भी रिएक्शन के अंदर जब उसको हीट करोगे तो हीट करने से उसके मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी और मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी तो रैंडम मोशन वो तेज करेगा और जितना मोशन तेज करेगा उतना रिएक्शन फास्ट होगा और जल्दी होकर खत्म हो जाएगा। ठीक, तो जनरली ROR बढ़ता है अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं। और इसमें एक डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन अभी और आगे है, आर्हेनियस इक्वेशन के नाम पर पढ़ना है आगे, कि 10 डिग्री अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी भी रिएक्शन का तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है। अभी इसी चैप्टर में आगे पढ़ना है कि किसी भी रिएक्शन का अगर आप 10 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। वो है आगे डिटेल पढ़ना, मतलब ये आप जानो। ठीक, नेक्स्ट है आपका कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जनरली ROR इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ऑब्वियस है, पूरा रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट पे ही डिपेंड कर रहा है। जितना ज़्यादा रिएक्टेंट लोगे उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा। देखो 11th क्लास में पढ़े थे लिमिटिंग रिएजेंट, पहला चैप्टर था लिमिटिंग रिएजेंट। जो जितनी जल्दी ख़त्म हो जाता है वो लिमिटिंग रिएजेंट, और जो अंत तक बचा रह गया वो। तो शादी विवाह में लिमिटिंग रिएजेंट कौन होता है, कौन सा मटेरियल होता है? शादी मटेरियल नहीं, खाने वाले पूछ रहा हूँ। शादी विवाह में अगर हम नोटिस करिए तो टिकिया, चाट, फुल्की ये पहले ख़त्म हो जाता है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है। लेकिन आप चेक करिए, खाना अंतिम तक बचा रह जाता है, खाना नहीं खत्म कर पाओगे तो खाना वो एक्सेस रिएजेंट होता है। तो जो किसी रिएक्शन में पहले खत्म होता है वो क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट, और जिसको टाइम लगता है वो क्या होता है, एक्सेस रिएजेंट। समझ आया? अब बेसिकली क्या कह रहा है, जितना ज़्यादा आप रिएक्टेंट लोगे, जितना ज़्यादा आप रिएक्टेंट लोगे उस रिएक्शन का रेट उतना ज़्यादा होगा। जितना रिएक्टेंट कम लोगे उस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन उतना कम होगा। ठीक, दूसरा ROR में ऑल्सो डिपेंड ऑन इंक्रीजिंग कंसेंट्रेशन। ये ऑल्सो डिपेंड है भाई, वही है, देखो फिर वही है, रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन जितना ज़्यादा बढ़ाते जाओगे उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। ROR रिमेन्स अनअफेक्टेड। एक वक्त के बाद रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन बढ़ाने से रिएक्शन के रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ROR में ऑल्सो डिपेंड ऑन प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन। प्रोडक्ट के कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। कैसे? आपका रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट में,
तो आप प्रोडक्ट जहाँ बन रहा है ना वहाँ से प्रोडक्ट को हटाइए जल्दी जल्दी, नहीं तो अगर वहाँ से वहाँ पे प्रोडक्ट अगर इकट्ठा होता चला गया तो प्रोडक्ट वापस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, रिएक्टेंट में। तो जहाँ रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बनाए, प्रोडक्ट हटाओ वहाँ से, तुरंत वहाँ से हटाओ प्रोडक्ट, नहीं तो वापस वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक। रेट ऑफ रिएक्शन में डिपेंड्स ऑन वन और ऑल नन ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। जैसे कोई रिएक्शन आप ले रहे हैं, जैसे कोई रिएक्शन आप कर रहे हैं, तो उसमें अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है तो हो सकता है कि वो सारे रिएक्टेंट पे डिपेंड करे, या हो सकता हो वो किसी एक पे डिपेंड करे, पॉसिबिलिटी है ऐसे। जैसे मान लो आप एक रिएक्शन करवा रहे हैं A+B और ये कन्वर्ट हो रहा है C+D, ठीक। अब इसमें टोटल रिएक्टेंट कितने हैं, 2, तो इस रिएक्शन का रेट हो सकता है दोनों रिएक्टेंट पे डिपेंड करे, या हो सकता है सिर्फ एक पे ही करे। तो आप ऐसा कंपलसरी नहीं कह सकते कि किसी भी रिएक्शन का रेट दोनों पे डिपेंड करेगा या किसी एक पर करेगा। तो फिर हमें ये पता कैसे चलेगा कि दोनों पे कर रहा है कि एक पे कर रहा है। तो यही पता करने के लिए फिर एक अलग टॉपिक आया था, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको बताएगा कि रिएक्टेंट में जितने रिएक्टेंट हैं क्या सबके अमाउंट पर रिएक्शन रेट डिपेंड कर रहा है या किसी एक के अमाउंट पर डिपेंड कर रहा है। तो ये क्लियरिटी रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभी आपको देगा। समझ आया, क्लियर हुआ, ठीक। चलो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी रेट लॉ। एक्सप्लेन द डिपेंडेंस ऑफ ROR ऑन कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज इन रिएक्शन। ये सिंपली स्पीसीज के कंसंट्रेशन कितना आप लेके चल रहे हैं, कितना रिएक्टेंट आप लेके चल रहे हैं, उसके डिपेंडेंस पे देता है। दिस डिपेंडेंस इज वेरी कॉम्प्लेक्स एज विट चेंजेस इन कंसंट्रेशन। कॉम्प्लेक्स है, आप इसको एक्सपेरिमेंटल। पहली बात तो एक बात जानिए, जो रेट लॉ है, अब किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के 2 तरीके होते हैं। पहला जो आप चैप्टर के स्टार्टिंग में सीखे थे, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ये आपने वहां से सीखा था। अब किसी भी रिएक्शन का रेट लिखने का दूसरा तरीका भी है। तो 2 तरीके से रेट लॉ लिख सकते हैं। किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन 2 तरीके से लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल, और ये एक्सपेरिमेंटली होता है, एक्सपेरिमेंटली पहले से कैलकुलेट करके रखा गया होता है, ठीक है। जैसे आपके पास इमेजिन करो कि आपके पास 2A+B और गिव्स प्रोडक्ट, ठीक। अब मैं कह रहा हूं ये एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन का जो रेट है वो A पे भी डिपेंड कर रहा है, वो B पे भी कर रहा है। तो आप बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ A। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ B। समझ आया। दूसरा, A के कितना अमाउंट लेने पे डिपेंड कर रहा है, A के अमाउंट पे भी डिपेंड करता है। तो हमें जब तक अमाउंट क्लियर नहीं होगा आप पावर X ही लेंगे। B का पता नहीं कितने अमाउंट पे लेना है तो पावर आप Y ले लीजिए। समझ आया। ये एक रिएक्शन था जिसमें इस रिएक्शन का जो रेट है वो A पे भी डिपेंड कर रहा है, B पे भी कर रहा है। तो A और B के तो डायरेक्टली, अब A का कितना अमाउंट लेना हमें नहीं पता है, तो जो हमें नहीं पता है तो कितना लेना है तो हमने क्या सीधे सीधे ले लिया X। B का कितना है नहीं पता था तो हमने Y ले लिया। अब दोनों इक्वेशन को आपस में मर्ज कर दीजिए तो ROR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर X कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर Y। उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी हटाओ तो ROR इज इक्वल टू कांस्टेंट के रूप में K कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर X और B टू द पावर Y। अब ये जो K की वैल्यू होती है ये बेसिकली आपकी 1 हो जाती है, ठीक है। या रेट कांस्टेंट है, वो अलग अलग इक्वेशंस में आपको अलग अलग निकालने को देंगे, ठीक। अब ये आपका बेसिकली रेट कांस्टेंट बोलते हैं। ये जो कांस्टेंट आप यहाँ यूज करते हैं दिस इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। तो क्वेश्चंस में निकलवाया भी जाएगा, कहीं कहीं 1 भी मान लिया जाता है। और ये जो आपने लिखा है ROR दिस इज रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये ROR लिखने का नया तरीका है, नया वाला थोड़ा सा डेवलप। पुराना वाला तरीका याद है ना, अगर पुराने वाले तरीके से लिखना होता तो क्या लिखते, डेल्टा A बाई डेल्टा T माइनस 1/2 इज इक्वल टू डेल्टा B अपॉन डेल्टा T और आगे
तो ये पुराना तरीका था ROR लिखने का, ये नया तरीका है ROR लिखने का। ठीक, ये थोड़ा सिंपल था, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसका डाटा एक्यूरेट नहीं हो सकता, लेकिन इसका एक्सपेरिमेंटली करके ही चेक किया गया, तो इसका एक्यूरेसी इसके एक्यूरेसी से ज़्यादा रहेगी। समझ आया? क्लियर हुआ? ठीक, चलो अब आप फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन करो इसको। वेयर, अब सुनो इधर, ब्रैकेट को बोलते हैं कंसंट्रेशन, अंदर जो लिखा होगा तो सीधे कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो ये भी हो गया कंसंट्रेशन, और अंदर जो भी लिखा होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ बी। उसके बाद आपका आता है पावर, तो पावर है आपका x। तो जो पावर लिखते हो ना, बेसिकली ये बताता है आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है वो आपको अभी आगे मिलेगा टॉपिक में, लेकिन मैं इतना समझा दे रहा हूं। बेसिकली जब ये रिएक्शन आप लिखते हो ना, तो ए की कितने अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है, बी की कितने अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है, ये कितने अमाउंट पे डिपेंड करेगा, यही पता करने के लिए कौन आया था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो उसके लिए आपको सेपरेटली, तो देखो ए की पावर x, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ए का क्या हो गया, x। सेम ऐसे ही अगर आपसे y पूछा जाएगा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू b। ठीक, अगर आपको ओवरऑल ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, आपको ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको ओवरऑल निकालना है, तो सीधे सीधे x प्लस y कर दीजिए, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल n से। स्मॉल n इज इक्वल टू x प्लस y अगर आप कर देंगे तो आपको उस रिएक्शन का क्या मिल जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बाकी k को रेट कांस्टेंट बोलते हैं, ROR को रेट लॉ एक्सप्रेशन बोलते हैं। आया समझ में? ठीक, ये चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, रेट कांस्टेंट। ये डाल रेट कांस्टेंट ब्रैकेट में k, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट ब्रैकेट में k। चलो लिखो उसमें पहला पॉइंट, ऑल्सो कॉल्ड वेलोसिटी कांस्टेंट, ऑल्सो कॉल्ड वेलोसिटी कांस्टेंट। ये सब चीजें NCERT में नहीं दी हैं, तो ध्यान रखना। ऑल्सो कॉल्ड वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। हाँ, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। चलो उसके बाद नीचे लिखो, अभी जो लिखे थे वही सीधे सीधे लिख लो। ROR इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A टू दी पावर X कंसंट्रेशन ऑफ B टू दी पावर Y। लिखो जल्दी से। अब वो ध्यान रखना, जो यूनिट लिखे हो ना, सॉरी ये जो हेडिंग लिखी हो रेट कांस्टेंट के, इसका दो नाम और भी है, रेट कांस्टेंट से तो फेमस है ही, उसके अलावा भी दो नाम इसका और है, वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ध्यान रखना, NCERT नहीं दी है, नहीं आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो ये लिख लिया, अब इसके नीचे लिखो, इफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीसीज, इफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीसीज, if concentration of all species in rate law expression is unity then, अब सोचो, वो कह रहे हैं कि जितने भी रिएक्टेंट हैं उन सब के कंसंट्रेशन यूनिटी हो जाए। इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू 1। तो अगर आप यहाँ 1 रख दोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A की वैल्यू 1 टू दी पावर X
कंसंट्रेशन ऑफ, अब 1 की पावर कुछ भी हो वो एज इट इज वही रहेगा। तो यहाँ से आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि आर ओ आर इज इक्वल टू, मतलब जब किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होता है अगर वो यूनिटी हो तो वही उसका रेट कांस्टेंट बन जाता है। ठीक, चलो लिखो। लिखो जल्दी। हो गया। अब अगला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगला लिखो हेडिंग यूनिट ऑफ के। यूनिट ऑफ के यानी रेट कांस्टेंट की यूनिट। अब यहीं से डिसाइड होगा, आपकी एनसीईआरटी ने सिर्फ 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर दिया है, लेकिन वो आपसे 3rd ऑर्डर तक का पूछेंगे यूनिट, 4th ऑर्डर तक का पूछेंगे यूनिट, 5 ऑर्डर का पूछेंगे, और एनसीईआरटी ने सिर्फ और सिर्फ 0, 1, 2 का ही दिया है। तो आप फंसेंगे वहां जरूर। आपको याद, तो एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव कैसे करना है, जनरल कैसे ड्राइव करना है उसको देखिए। चलो, रेट कांस्टेंट इसकी यूनिट चाहिए आपको, तो आप ये बताइए, अगर इसकी यूनिट चाहिए तो आप इसको K इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A टू दी पावर X और कंसंट्रेशन ऑफ B टू दी पावर Y लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन की क्या यूनिट होती थी? ROR की क्या यूनिट थी, याद है? पहले जो किया था ना, ROR क्या होता था? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो चेंज कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, तो मोल पर लीटर उसकी हो गई, और सेकंड में था तो हाँ, तो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या हो गया? मोल पर लीटर और नहीं, मोल पर लीटर ये इसी के साथ रहेगा, मोल पर लीटर, सेकंड नीचे रहेगा ना उसका, तो सेकंड को भी ऊपर ही कर दो, सेकंड भी पावर माइनस। चलो, मोल पर लीटर पर सेकंड, ये हो गई किसकी यूनिट? ROR की। अच्छा, नीचे क्या है? सिर्फ कंसंट्रेशन ही तो है, और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। तो इसकी जगह लिख सकते हो मोल पर लीटर पावर x। B की जगह क्या लिख सकते हो? मोल पर लीटर टू दी पावर y इज इक्वल टू के। अब समझो, रुको, इसको भी ना उसी फॉर्म में लिखो। इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, मोल पर लीटर और सेकंड इनवर्स, ये तो ऊपर रही गया, ये वही है, यही है, बस इसी को लिखा है ऐसे। बाकी इनको लिखो जरा, मोल पर लीटर टू दी पावर x, मोल पर लीटर टू दी पावर इज इक्वल टू के। कोई दिक्कत? बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड कर दो पावर, तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर सेकंड, ये हो गया। अब बेस सेम है तो पावर ऐड कर दो, तो इसके लिए हो जाएगा मोल पर लीटर, पावर क्या हो जाएगा यहाँ? x प्लस वाई इज इक्वल टू के। फिर अगले स्टेप में मोल पर लीटर पर सेकेंड अपॉन मोल पर लीटर। अभी आपने पीछे x प्लस वाई को क्या n बोला था? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में x प्लस वाई को n ही तो बोले थे अभी। ये हो गया इज इक्वल टू के। अच्छा, ये दोनों सेम है कि नहीं सेम है? तो जब ये ऊपर जाएगा तो n का पावर किस में चला जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ये नीचे से ऊपर जाएगा तो n अभी यहाँ क्या है? पॉजिटिव में। नीचे से जब ऊपर जाएगा तो n किस में हो जाएगा? यहाँ इसका पूरा पावर क्या है? तो अब ध्यान से देखना, मोल पर लीटर, इसका पावर क्या है? 1। नीचे से ऊपर इसको लेके आ रहे हैं, तो अगर ऊपर लेके आओगे तो ये पूरा पावर किस में चला जाएगा? नेगेटिव में।
तो इसको लिख सकते हो मोल पर लीटर, और इसका पावर क्या हो जाएगा -n, बाकी पर सेकेंड तो जैसे था फिर वही सेम है, बेस सेम है, तो अकॉर्डिंग टू साइन इनको, तो 2 बार लिखने से अच्छा एक ही बार लिख लो ना डायरेक्ट, तो सीधे सीधे लिख लो मोल पर लीटर, सीधे सीधे 1 - n, और ये हो गया पर, ये हो गया के का यूनिट, जनरल यूनिट है ये। अब आपसे चाहे फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट पूछे, सेकंड ऑर्डर की यूनिट पूछे, थर्ड ऑर्डर की पूछे, 0 ऑर्डर की पूछे, बस आप n चेंज कर दे। अगर 0 ऑर्डर का पूछेगा तो n की वैल्यू 0, फर्स्ट ऑर्डर का पूछेगा n की वैल्यू 1, सेकंड ऑर्डर, पेपर में 6th ऑर्डर का पूछेगा, कहेगा राइट द यूनिट ऑफ 6th ऑर्डर रिएक्शन, और कॉपी में आपके बुक में सिर्फ 0 फर्स्ट का ही दिया चार्ट, तो वो जबकि ये डराइव करवा दिया जाता, क्योंकि 6वें ऑर्डर का भी पूछेगा तो आप यहाँ 6 रखिए, सॉल्व करिए, आपको 6th ऑर्डर का रेट कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी, यूनिट मिल जाएगी उसकी। समझ आया? अभी चार्ट बनवा रहे हैं उसका, और भी सिंपल ट्रिक दे देंगे भी, और चलो उसको बनाओ। चल अब देखो केस नंबर 1, केस 1, इफ n इज इक्वल टू 0। अब सब यहीं पे थोड़ा थोड़ा चीजें ना यहीं पे भी कर लो, हालांकि डिटेल है। अगर n की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है कि वो कौन सा ऑर्डर है, 0 ऑर्डर रिएक्शन है। क्या होता है, क्या करना है, वो भी आपको इंडिविजुअली पढ़ाएंगे, अभी सिर्फ ऐसे याद करो। अच्छा, यूनिट क्या, जनरल यूनिट क्या होती है? जनरल यूनिट होती है मोल पर लीटर, ठीक। इधर देखो, मोल पर लीटर 1 - 0, तो 1 - 0 0 में कोई वो नहीं होगा, तो एज इट इज रह जाएगा वो, तो एज इट इज रह जाएगा। तो ये सिर्फ सीधे सीधे मोल पर लीटर, और ये पर सेकेंड, 1 का मतलब ऐसे भी कुछ नहीं, पावर 1 ही है। अब इसको लिख लो, तो इसको लिख सकते हो मोल लीटर, ये हो गया लीटर, और ये हो गया पर सेकेंड। अच्छा, लीटर जब ऊपर जाएगा, तो लीटर जब ऊपर जाएगा तो लीटर किस में हो जाएगा, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये हो गई रेट कांस्टेंट का यूनिट जब आपके पास कौन सा ऑर्डर होगा, 0 ऑर्डर होगा। तो 0 ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट, कभी कभी अभी क्वेश्चन में आपसे कहेगा, या आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो आपसे कहेगा कि कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है पता करिए, तो आप सिर्फ के की यूनिट देख के ही बता देंगे कि वो कौन सा यूनिट है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्या क्लियर हो गया? सेकेंड केस, अगर इफ n इज इक्वल टू 1, अगर n की वैल्यू 1 है, तो अगर n की वैल्यू 1 है तो कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेम। अब यहां n की वैल्यू 1 रखिए, तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर 1 - 1 पर, तो 1 - 1 0, 0 का मतलब ये तो पूरा टर्म ही खत्म हो गया ना, तो अकेले सिर्फ क्या बचा, पर सेकेंड। ये हो गई किसकी यूनिट, फर्स्ट ऑर्डर की, ये फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट हो गई सिर्फ पर सेकेंड, ठीक। क्योंकि 1 - 1 0, और ये इसका पावर 0, मतलब सब खत्म, पूरा टर्म खत्म। सेकेंड केस, थर्ड, इफ n इज इक्वल टू 2, तो अगर 2 होगा तो कौन सा होगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर होगा तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर 1 - 2 और पर, अब ध्यान से देखना थोड़ा, यहाँ मोल पर लीटर पावर कितना हो जाएगा, -1, 1 - 2 है, -2 है ना ये, तो बड़े में से छोटा करोगे तो ये जाएगा, तो ये जाएगा पर सेकेंड। अब समझो, पहले ऐसा करो, ब्रैकेट ओपन करो, आराम से ब्रैकेट ओपन करना, ब्रैकेट ओपन करते ही मोल का पावर क्या हो जाएगा, और लीटर का भी पावर क्या हो जाएगा, -1, और ऊपर तो पर सेकेंड है, लीटर को ऊपर भेजो, तो लीटर जब ऊपर जाएगा तो लीटर किस में चला जाएगा, मोल तो माइनस में ही रहेगा, लीटर किस में चला जाएगा, पॉजिटिव में चला जाएगा, और सेकेंड ऑलरेडी आपका था। ये हो गई रेट कांस्टेंट की यूनिट जब आपका सेकेंड ऑर्डर था। समझ आया? अब आप ना जरा तीनों के पैटर्न को जरा एक चीज ध्यान दीजिए। ये बताइए, मोल लीटर सेकेंड,
मोल लीटर सेकेंड। फर्स्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो इसके बाद जितने भी आप करेंगे उसमें यही 3 पैटर्न आएगा, मोल लीटर सेकेंड, मोल लीटर सेकेंड। बस डिपेंड क्या करता है, आप सिर्फ पावर, आपको सिर्फ पावर चेक करना है कि पावर क्या है। आपको बेसिकली अपना एन देखना और पावर देखना। अच्छा पहले इतना उतारो तब और करवाते हैं, थोड़ा ऑर्डर दिखाते हैं। चलो अब अगर n की वैल्यू 3 हुई, n की वैल्यू अगर 3 हो गई तो केस हो जाएगा आपका 4th, और n की वैल्यू अगर 3 हुई तो ये कौन सा ऑर्डर हो जाएगा? देखो एनसीईआरटी नहीं दी है लेकिन बोर्ड पूछेगा आपसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आप ये रिलैक्स मत होइए कि बोर्ड ने एनसीईआरटी ने तो 0 और फर्स्ट ऑर्डर दिया है तो हम बस 0 फर्स्ट सेकंड कर, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। बोर्ड आपसे पूछ लेगा 6th ऑर्डर का यूनिट लिखी है, रेट कांस्टेंट की यूनिट लिखी है, 7th ऑर्डर का रेट यूनिट लिखी है, तो आपको लिखना पड़ेगा। इसे जनरल याद कर लो। करना कैसे, देखो ये जनरल फार्मूला हो गया। अब आप यहाँ पे 1 माइनस यहाँ क्या रखेंगे 3, तो यहाँ जब 3 रखोगे तो यहाँ पावर क्या हो जाएगा -2। अब देखो यहाँ एक्सपेंड कैसे करना है। -2 का मतलब हो गया, इसको खोलो तो ये हो जाएगा मोल की पावर -2 और नीचे लीटर की पावर भी -2, और उसके बाद ये तो एज इट इज आपका पर सेकेंड है। लीटर ऊपर चला जाएगा, तो जब लीटर ऊपर चला जाएगा तो मोल की पावर तो -2, लीटर का पावर +2 और सेकेंड का पावर, ये हो गई सेकेंड ऑर्डर का दिक्कत, सॉरी थर्ड ऑर्डर का। अब नेक्स्ट देखो, सिर्फ एक और करा दे रहे हैं बस, क्योंकि हमको एक पैटर्न आपको शो कराना है, इससे आपका और सिंपल हो जाएगा। अगर n की वैल्यू 4 हो गई तो n की वैल्यू 4 होते ही ये हो जाएगा 4th ऑर्डर। तो यहाँ n की वैल्यू 4, और अगर ये n की वैल्यू 4 हो गई n की वैल्यू अगर 4th हो गई तो मोल पर लीटर पावर -3 पर सेकेंड। इसको ओपन करो तो मोल की पावर -3, लीटर की पावर -3 पर सेकेंड, और जब ओपन करोगे तो मोल की पावर -3, लीटर के पावर +3, सेकेंड इनवर्स। ये हो गया आपका 4th ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, चलो उतारो इतना। सही ऑन कर दी। दिखाना भी तो चाहिए, कभी बोर्ड भी रेस करते हैं। हेलो ठीक नहीं है, हेलो जरा बोलते जाओ तो। ये 0 ऑर्डर का क्या है? पर लीटर पर सेकंड तो हो जाएगा पर मोल लीटर पर सेकंड। पर मोल लीटर पर सेकंड। फिर मोल टू द पावर -2 एंड टू द पावर +2 पर सेकंड। उसके बाद हो जाएगा मोल टू द पावर -3 लीटर टू द पावर +3 पर सेकंड। दिया नहीं है। अब आप इसमें एक पैटर्न चेक करिए पहले, ठीक है? आपको ज़्यादा याद नहीं, आप ये बताइए अगर आप सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ दिए, अगर आप फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ दें पर सेकेंड है, बाकी 0 2 3 4 5 एज इट इज मोल लीटर सेकेंड, मोल लीटर सेकेंड, मोल लीटर सेकेंड, मोल लीटर सेकेंड, ऐसा आएगा। सेकेंड पर सेकेंड सब में कॉमन ही है, तो
तो ये तो वैसे ही हट गया। आप सिर्फ पावर किसको चेक करनी है, सिर्फ मोल लीटर इसी की पावर एडजस्ट करनी। अब आप नोटिस करिए यहां n की वैल्यू कितनी है। अच्छा एक चीज और छोड़ो, लीटर किस में है, नेगेटिव, इसको भी छोड़ो, यहां लीटर किस में है, लीटर किस में है, यहां लीटर किस में है। इसका मतलब इसके बाद सब लीटर किस में होता जाएगा, और मोल देखो सब में किस में होता जा रहा है। तो पहला और दूसरा तो आप किसी भी तरीके से निकाल लीजिए, उसके बाद का जो आएगा चेक करो। n की वैल्यू कितनी है, 2 है, एक कम है, पावर देखो एक कम है दोनों का। n की वैल्यू कितनी है, पावर देखो एक कम है दोनों का। n की वैल्यू कितनी है, पावर कितना है। अब यानी आपसे अगर किसी ने एक झटके में पूछा कि 5th ऑर्डर का रिएक्शन बताइए, तो जो भी यहां लेना उससे पावर एक कम कर देना, मोल नेगेटिव में रहेगा, पावर -4, l की पावर +4, सेकेंड 5th। ये कौन सा ऑर्डर हो गया। किसी ने आपसे कहा n की वैल्यू 6th ऑर्डर का बताओ, मोल हमेशा नेगेटिव में, तो एक कम कर दो, मोल 6 में है, पावर -5, लीटर +5 और सेकेंड पर इनवर्स, ये हो गया आपका। तो ये डायरेक्ट है, आप चेक करिए, आपको डायरेक्ट काम में आ जाएगा। ठीक है, जीरो और फर्स्ट का आप छोड़ दीजिएगा, उसका निकाल लेना। हालांकि फर्स्ट का तो एज इट इज याद ही रहता है, पर सेकंड जीरो का निकाल लेना। बाकियों का सेकंड से लेके कहीं का भी पूछेगा, मोल हमेशा नेगेटिव में, लीटर हमेशा पॉजिटिव में। तो जो भी n की वैल्यू जिस भी ऑर्डर का कहेगा, पावर एक माइनस कर देना, लीटर वाले में उतना माइनस कर देना, और सॉरी मोल वाले में उतना माइनस, लीटर वाले में उतना प्लस। आया समझ में। तो ये आप किसी का भी निकाल सकते हो, आपको रटना भी नहीं पड़ेगा। समझ आया, क्लियर हुआ, ठीक। चलो।